नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। छपरा से बड़ी खबर, जहां पुरुषोत्तमपुर से दो सगी बहनें गायब हैं। 24 घंटे से दोनों बहनें लापता हैं। डीआईजी ने मामले पर संज्ञान लिया है। एएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। सीसीटीवी में अहम सुराग मिले हैं। डीआईजी ने यह बताया है। लापता लड़कियों की तलाश जारी है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। तो रक्षाबंधन के 2 दिन पहले एक परिवार की खुशियां छिन गई। 2 नाबालिग बहनें घर से साथ साथ निकली थी। काफी देर तक नहीं लौटने पर परिवार वाले परेशान हो गए। थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन 24 घंटे तक कुछ पता नहीं चला। अब खुद डीआईजी ने मामले में एक्शन लिया है। उन्होंने एएसपी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही बच्चियों को ढूंढने की कोशिश में तेजी लाई गई है। छपरा में 2 सगी बहनों के लापता होने से हड़कंप मचा हुआ है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर का है। पुलिस की जांच में पता चला है कि दोनों बहनें एक जगह सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। फुटेज से उनकी अंतिम लोकेशन पता करने की कोशिश हो रही है। संतोष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर हैं। संतोष, कुछ पता अब तक चल पाया? देखिए, अभी जो हमें जानकारी मिली है कि दोनों लड़कियां पश्चिम बंगाल में बरामद की गई है। पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई इस मामले में की। जैसे ही मामला न्यूज 18 पर चला, उसके बाद डीआईजी और एसएसपी दोनों ने इस मामले को संज्ञान लिया और एक विशेष टीम का गठन कर दिया। एडिशनल एसपी जो सारण के वो इस मामले में देख रहे थे और उन्होंने अभी पुष्टि की है कि दोनों बच्चियों को सियालदह स्टेशन पर बरामद किया गया है। कहीं ना कहीं बच्चियां घर से नाराज होकर के भागी थी। हालांकि बच्चियों के भागने की असल वजह क्या है, उनके आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन पुलिस पश्चिम बंगाल पुलिस के संपर्क में है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने पुष्टि की है कि 2 बच्चियां जो छपरा से भागी हुई थी, उनको वहां पे बरामद किया गया है। उनसे अब पूछताछ की जाएगी। यहाँ लाने के बाद सारण पुलिस की एक टीम भी सियालदह के लिए रवाना हो गई है। तो जब बच्चियां आकर के बताएगी कि वास्तविक में क्या कारण था, लेकिन जो प्रारंभिक पुलिस बता रही है कि बच्चियां घर से किसी कारण से नाराज होकर के निकली थी और मिसिंग हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अपहरण की आशंका व्यक्त की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चियों का पता लगा लिया है। जल्दी उनको ला करके परिवार के सुपुर्द कर दिया जाएगा। संतोष, यानी कि माने कि अपहरण जैसी कोई बात अभी इसकी पुष्टि नहीं हो रही है? देखिए, जैसा कि हमें एडिशनल एसपी ने बताया है कि फिलहाल अभी अपहरण का कोई एंगल नहीं आया है। लेकिन चूंकि दोनों बच्चियां नाबालिग है, तो नाबालिग बच्चों के अपहरण के मामले में पुलिस काफी सतर्कता बरतती है और अपहरण की घटना मानकर ही उसका अनुसंधान करती है। इस मामले को भी अपहरण से ही जोड़ करके पुलिस देख रही थी। उसी मामले में बच्चियों को बरामद कर लिया गया है। बच्चियों के बयान के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मामला क्या था, बच्चियां क्यों भागी थी, परिवार वालों से क्या नाराजगी थी या बाहर का कोई उसे बरगला कर ले गया था। ये तमाम बातें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन राहत की बात यह है कि दोनों बहनों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। ऐसा पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की और बोला है कि उनके आने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। तो संतोष, क्या लग रहा है कितना वक्त लगेगा इन बहनों को फिर से छपरा लाने में? देखिए, दोनों बहनें सियालदह स्टेशन पर सुरक्षित है। पुलिस के वहाँ पश्चिम बंगाल पुलिस उनको अपने संरक्षण में रखी हुई है। यहाँ से पुलिस टीम और परिजन भी जा रहे हैं। लेकर के जब आएंगे तो हमको लगता है कि 12 से 24 घंटे लग सकते हैं इस समय में। लेकिन पुलिस ने कहा है कि बच्चे अब सुरक्षित हाथों में, घबराने की कोई बात नहीं। परिजनों ने भी राहत की सांस ली है। जी, चलिए, शुक्रिया संतोष इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, 2 सगी बहनों को जो गायब हुई थी वो कोलकाता के सियालदह में मिली है। ये बड़ी खबर और राहत भरी खबर जो है वो सामने आ रही है। एक बार अपडेट आपको कर दें कि 2 सगी बहनों के भागने की खबर सामने आ रही है कि वो भाग निकली थी। कोलकाता के सियालदह में वो मिली है। पुलिस की टीम सियालदह के लिए रवाना हुई है और माना जा रहा है कि 12 से 24 घंटे के अंदर उनको फिर से छपरा पुलिस की देखरेख में लाया जाएगा। तो 24 घंटे में पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो जिस तरीके से अपहरण की आशंका परिवार वाले जता रहे थे, हालांकि पुलिस का प्राथमिक तौर पर यह मानना है कि अपहरण शायद नहीं हुआ है, लेकिन ये लड़कियां भागी जरूर घर से और ये मिसिंग हो गई, जिसके बाद से सियालदह पहुंचती है और वहां इनको डिटेक्ट किया जाता है और वहां से उन्हें बरामद कर लिया जाता है। सकुशल बरामदगी हुई है और जाहिर सी बात है कि परिवार वालों ने भी राहत की सांस ली है। एसपी सारण हमारे साथ रामपुकार सिंह जी जुड़ गए हैं। रामपुकार जी, क्या जानकारी मिली? बंगाल में वो लड़कियां पाई गई, क्या वो फरार हो गई थी, भागी थी वो यहाँ से तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि वो सुबह में कल निकली थी स्कूल जाने के लिए, अपने बहन को छोड़ने के लिए, और उसी क्रम में वो चली गई थी। हम लोग को देर से सूचना मिला और उसका हम लोग टेक्निकल रूप से हम लोग ने उसका जब लिया, वैज्ञानिक अनुसंधान किया, तो उसका जो बंगाल में लोकेशन आया था, तो उस सीमावर्ती थाना को जो है वहाँ पे हम लोगों ने संपर्क किया, उनका फोटो भेजा। सीसीटीवी में जो कपड़ा पहन के दिखी थी, तो उसके आधार पर तत्क्षण उन लोग के द्वारा कार्रवाई किया गया और लड़की अभी बरामद हुई है। हमारी टीम गई हुई है
एसपी और डीआई सर खुद उस केस का रिव्यू कर रहे थे और हमारी टीम रास्ते में है, वहाँ बरामद हो गई है बच्चियां, सकुशल है और हम लोग उसको लाने के बाद फिर आगे की कार्रवाई करेंगे, उससे पूछताछ करेंगे, उन तथ्यों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्या हुआ। अपहरण की जो आशंका परिवार वाले जता रहे थे, ऐसी बात नजर नहीं आ रही है। और अभी जब हम लोग ले आकर के बातचीत करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो फिर इसके अग्रतर क्या तथ्य है वो स्पष्ट हो पाएगा। जी चलिए, शुक्रिया राम पुकार जी इस बातचीत के लिए। तो देखिए, एएसपी जिनको जिम्मेदारी मिली थी इस पूरे मामले को लेकर के और बड़ी सफलता पुलिस को मिल भी चुकी है। सियालदह से दोनों बहनें बरामद की जा चुकी हैं और सकुशल अब इन्हें छपरा लाया जाएगा। फिलहाल एएसपी भी यही कह रहे हैं कि पूछताछ उनसे की जाएगी और उसके बाद से पता स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस स्थिति में वो यहाँ से गई और क्या मामला था। तो देखिए, सारण पुलिस को बड़ी सफलता इस मामले में मिली है और देखिए जिस तरीके से 24 घंटे तक किसी का कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिसके बाद से एक टीम का गठन भी किया गया। एएसपी को जिम्मेदारी सौंपी गई कि इस पूरे मामले को लेकर के आप जांच कीजिए। डीआईजी ने भी कहा कि हम जो सीसीटीवी देख पा रहे हैं उस सीसीटीवी के आधार पर हम जांच कर रहे हैं और जांच में सफलता मिल चुकी है, लड़कियां बरामद हो चुकी हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बयान सामने आया है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के ठिकाने तबाह किए गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 पाक विमान तबाह किए गए, 5 फाइटर जेट और 1 एयरक्राफ्ट तबाह किया गया। इस 400 सिस्टम से पाक के एयरक्राफ्ट तबाह किए गए। बहवालपुर में जैश मुख्यालय को तबाह किया गया। मुरिदके में लश्कर मुख्यालय पर सटीक हमला हुआ। पहलगाम हमले के बाद कड़ा जवाब दिया गया। तो बड़ा बयान सामने आया भारतीय वायुसेना प्रमुख का और उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने क्या क्या किया। 5 फाइटर जेट और 1 एयरक्राफ्ट जो है पाकिस्तान के तबाह किए गए। इस 400 से पाक के एयरक्राफ्ट तबाह किए गए। पहलगाम हमले के बाद से कड़ा जवाब दिया गया। जैश मुख्यालय को भी तबाह किया गया। So here you can see the damage, which is of course not coming out very clear in this, but other pictures, here these 2 buildings, you can see the damage much clearly. Again, another big set of buildings, and you see the damage that is coming out. What I can show you here is there's hardly any collateral that you see. Of course, from that distance, it is not very easy to make out, but still all the adjacent buildings are fairly intact. The buildings that were targeted were based on intelligence. And this is the main building of theirs, where the weapons have gone in, and it's badly damaged. Now, one thing which was good this time was that not only did we have these satellite pictures, we also had a lot of input from the locals, media, which was giving us the inside pictures, because these were areas which were open to public kind of areas also. So there were a lot of people who were going in and out. So on the net, we could get pictures like this and videos like this. This is the same building that I just showed you. You look at the damage that has been caused inside. It's all on the open net available. So I've also picked up from there. निर्वाचन आयोग ने फर्जी वोटर कार्ड को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को एक बार फिर से नोटिस जारी किया है। आयोग का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने जो वोटर आईडी कार्ड RAB 291620 दिखाया वह आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया और फर्जी है। आयोग ने इसे कानूनी अपराध बताते हुए 16 अगस्त शाम 5 बजे तक यह कार्ड जमा करने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की बात कही है। तेजस्वी यादव की ओर से अब तक इस मामले पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीतिक गलियारों में इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज है। विपक्षी दल बिहार में SIR को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष से जरूरी बताते हुए तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहा है। बता दें कि बिहार में अगले 2 से 3 महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राज्य में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है और ऐसे में यह मामला सियासी बहस का केंद्र बनने की संभावना है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि तेजस्वी यादव इस नोटिस पर क्या जवाब देते हैं। तो देखिए, तेजस्वी को नोटिस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।
अंततः चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव जी के वोटर कार्ड को फर्जी करार कर ही दिया है। चुनाव आयोग ने तीसरा रिमाइंडर देते हुए 16 अगस्त तक उनको जवाब देने को कहा है। वोटर लिस्ट में दोहरा मापदंड अपनाने वाले पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी की बोलती क्यों बंद है? इस मुताबिक तेजस्वी जी की खामोशी बताती है कि दाल में कुछ न कुछ काला है। तेजस्वी ही नहीं, उनके साथ साथ महागठबंधन के तमाम दलों के नेताओं के मुंह पर दही भी जमी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कुछ समय पूर्व इस बात को कह के सनसनी फैलाने का प्रयास किया कि उनका नाम ही वोटर लिस्ट से कट चुका है। चुनाव आयोग ने तुरंत जवाब दिया, बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन जो ईपीआईसी नंबर तेजस्वी जी बता रहे हैं वो ईपीआईसी नंबर नहीं है। फिर उस ईपीआईसी नंबर की जांच हुई, मालूम चला कि वो एपिक नंबर फर्जी है। अब चुनाव आयोग की तरफ से तेजस्वी जी को नोटिस मिल रहे हैं कि भाई फर्जी वोटर आईडी कार्ड जमा करवा दीजिए, ये कानूनन अपराध है। लेकिन तेजस्वी यादव जी को अपने इस राजनीतिक झूठ और फरेब से कहां फर्क पड़ने वाला है। जिस मकान संख्या 110 पर तेजस्वी जी का नाम अंकित है, उसी मकान में मंटू कुमार पिता नरेश दास जी का भी नाम अंकित है। ये किस तरह का एसआईआर है? ये किस तरह का लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? चुनाव आयोग गलती स्वयं करे और दूसरे से कारण पूछे। देखिए, चुनाव अगर सही तरीके से अपना काम करता तो एक भी वोटर आईडी कार्ड डुप्लीकेट कभी नहीं बनता, न दो एक व्यक्ति को इशू होता, न मृत व्यक्ति कभी वोटर लिस्ट में शामिल होते, न जिंदा व्यक्ति कभी वोटर लिस्ट से बाहर होते। ऐसे कई काम है। इनको अपना काम तो खुद करना है नहीं, जो इनकी जिम्मेवारी है, लेकिन जवाब मांग रहे हैं। अरे भाई, आपको जवाब मिल जाएगा, घबरा कर रहे हैं, लेकिन आप अपना काम तो कीजिए। और देखिए, राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने पलटवार किया है। चुनाव आयोग ने राहुल के दावों का फैक्ट चेक किया। चुनाव आयोग ने राहुल के दावे को भ्रामक बताया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे थे। चुनाव आयोग ने एक्स पर राहुल के दावों को भ्रामक बताया। इलेक्शन कमीशन ने कहा राहुल गांधी ने फिर पुरानी स्क्रिप्ट दोहराई। किसी ने कहा कि 2018 में कमलनाथ ने गुमराह करने की कोशिश की, और इसी सूत्र ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ की याचिका अस्वीकार की थी। ये कमियां पहले ही सुधार ली गई थी। एसआईआर के बाद जारी ड्राफ्ट सूची पर सियासत जारी है। विपक्ष कई आरोप लगा रहा है, जबकि निर्वाचन आयोग लगातार आपत्ति दर्ज करवाने की बात कह रहा है। न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इस सूची की पड़ताल की तो बड़े खुलासे सामने आए। न्यूज 18 की टीम जब वार्ड संख्या 36 के बूथ नंबर 182 में स्थित सोना देवी के घर पहुंची, जहां पटना के लोहानीपुर इलाके में सोना देवी का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल है। जब उनके घर पहुंचकर उनकी बेटी मंजू देवी से बात हुई तो बताया कि उनकी माताजी का निधन आज से 6 साल पहले ही हो चुका है। दीवार पर तस्वीर लगी है, माल्यार्पण हुआ है। उन्हें जब तक पता चला तो वो भी चौंक गई। सूची में इनका नाम कैसे शामिल हो गया? परिजनों ने बताया कि उनके घर कोई बीएलओ नहीं आया था, फॉर्म भेज दिया गया था। सोना देवी का फॉर्म भी नहीं दिया गया था। उनके लिए चौंकाने वाली बात यह है कि जिनका फॉर्म भरा ही नहीं गया, जो 6 साल पहले गुजर गई हैं, उनका नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल कैसे हो गया? एसआईआर को लेकर के बिहार में सियासत घमासान है। विपक्ष जहां नए वोटर लिस्ट पे जो ड्राफ्ट सूची जारी की गई है उस पे कई सवाल खड़े कर रही है, वही निर्वाचन आयोग लगातार कह रहा है कि इस पर खामियां नहीं है। नया जो सूची जारी हुआ है, जो ड्राफ्ट जारी हुआ है, उसको जांचने के लिए अभी हम लोग पहुंचे हैं पटना के वार्ड संख्या 36 लोहानीपुर में, जो कि बूथ संख्या 182 है। पहले 177 हुआ करता था, लेकिन नया जो सूची जारी हुआ है उसमें 182 है। और यहाँ पे इस बूथ पर क्या हकीकत है, चलिए इसकी सारी जानकारियाँ जो है उसकी तहकीकात करते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं सोना देवी की, पति का नाम है रामविलास सिंह, मकान संख्या 63, और उनके घर हम लोग पहुँचे हैं। और उनकी पुत्री जो हैं वो हैं, माता जी आपका क्या नाम हुआ? मंजू देवी। और ये सोना देवी कौन थी? मम्मी थी। आपकी मम्मी थी। ये तस्वीर देखिए तो उन्हीं की है। हाँ, उन्हीं की है ना? हाँ। तो ये वोटर लिस्ट में नया शामिल हुआ है, वो अभी तक जिंदा है?
नहीं जिंदा कहाँ मरने गई। कब मरी? 6 साल होने गया मरा हुआ। 6 साल हो गया? हाँ 6 साल हो गया? था अगली साल से 6 साल हो गई। अच्छा 2021 में मरी है। अच्छा। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बना हुआ है? नहीं बना है हाँ बैंक में बना है। न 3 पुतो हुए। आपको तो हुए? हाँ तो आपने अपना भरा? हाँ भर दिए। बीएलओ घर आया था? घर पे बीएलओ तो नहीं आए थे, तो खाली फॉर्म भेजा गया फॉर्म था? भेज दिए थे। हाँ किसी दूसरे के द्वारा? हाँ वो मेरे ही घर का लड़का है, उसको दे दिए थे। अच्छा तो बीएलओ मतलब पूछताछ करने नहीं आया, फॉर्म भर कर दे दीजिए। हाँ तो वो सब कुछ ये जो है ये सोना देवी इनका फॉर्म आया था? उनका फॉर्म नहीं आया था। इनका फॉर्म नहीं आया था। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जिनका फॉर्म नहीं आया, जिनका आपने फॉर्म नहीं भरा, उनका भी नया सूची में नाम आ गया। तो ये तो मेरे समझ से परे है ना। देखिए यही सवाल है और यही सवाल सब पूछ रहे हैं कि जिनका फॉर्म भर के जिन्होंने नहीं दिया, बीएलओ जो है वो किसी के द्वारा यहाँ पे फॉर्म भेज देते हैं और जिनका फॉर्म आया ही नहीं, उसका नाम इस नए सूची में आखिर कैसे है? और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।